गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता ही है। और उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब हम लोग 298 केल्विन पर कैलकुलेट करते हैं तो दैट्स आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज हम बात करेंगे इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन दोनों के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है जो इक्वेशन, वो कहलाता है नस्ट इक्वेशन। नस्ट ने इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए एक इक्वेशन दिया जिसे हम कहते हैं नस्ट इक्वेशन। मान लिया कोई एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड है जिस पे एक रिएक्शन हो रहा है Mn प्लस आयन Mn प्लस आयन प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव द मेटल M। नाउ इसके लिए अगर हम नस्ट इक्वेशन लिखें तो नस्ट ने बताया E, ये मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn प्लस आयन अपॉन M इक्वल टू E नॉट स्टैंडर्ड Mn प्लस आयन अपॉन M माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन एक्टिव मॉस M पे पावर n प्लस आयन, जहाँ पे E जो है इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर बट फॉर द E नॉट सेल it is equal to 298 Kelvin, N is the number of electron, F is a Faraday constant and M is equal to N plus I, that is the concentration of the species। जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसमें एक्टिव मास लगा है इन मोल पर लीटर। नाउ अगर हम आर टी और एफ की वैल्यू रख दें तो इसी का जो नया फॉर्म आएगा E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एक्टिव मॉस M पे पावर n प्लस आयन। कहने का मतलब 2.303 RT अपॉन NF की जगह पे हम 0.051 अपॉन n का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स के लिए है, पर आप किसी सेल के लिए जाएंगे, अगर सेल पोटेंशियल को मेज़र करना है तो आपने पढ़ा है ई कैथोड माइनस ई एनोड। सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालें, माइनस करें, तब जाके आपको किसी सेल के पोटेंशियल का मान मालूम होगा। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं किसी सेल के लिए कैसे हम मेज़र करते हैं। मान लिया एक कॉमन डेनियल सेल है। डेनियल सेल आप जानते हो जिंक और कॉपर, जिंक का Zn+2 आयन में ऑक्सीडेशन होता है और Cu+2 आयन का Cu में क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर हम कॉपर के लिए लिखें तो E कॉपर आयन इक्वल टू E नॉट कॉपर माइनस 2.303 RT अपॉन NF, जो कि N मतलब 2, Cu+2 से Cu बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने 2 ले लिया, log 1 अपॉन Cu+2 आयन। कॉन्सेंट्रेशन किसका, कॉपर आयन का, क्योंकि जो मॉल्टन स्टेज में जाएगी वो कॉपर आयन होगी। अगर जिंक के लिए जाएं तो सेम इक्वेशन जिंक के लिए लिखेंगे E Zn इक्वल टू E नॉट Zn माइनस 2.303 RT अपॉन 2F log 1 अपॉन Zn+2। अब आप जानते हो E सेल बराबर क्या होता है, E कैथोड माइनस एनोड। तो E अगर निकालने जाएंगे E सेल इक्वल टू, तो कैथोड कैथोड कौन है, कॉपर, एनोड कौन है, जिंक। तो क्या हो जाएगा E सेल इक्वल टू E कॉपर माइनस E जिंक। वैल्यू हम पुट कर दें, E सेल की वैल्यू, कॉपर की वैल्यू रखा, Zn की वैल्यू रखा, कॉपर की वैल्यू आप रखे, Zn की वैल्यू रखे, और आप देखिए रखने के बाद क्या आया, E नॉट Cu+2 माइनस 2.303 RT NF 1 अपॉन Cu+2 E नॉट Zn+2 अपॉन Zn
फॉर 2.303 RT/2F log 1/Zn+2n। सेम ऐसे ही आप आगे बढ़ाएंगे तो आप अगर कॉमन कर लें 2.303 RT/2F तो E0 Cu+2/Cu माइनस E0 Zn+2/Zn माइनस 2.303 RT/2F log Zn+2/Cu+2। अब आप देखिए E0 कॉपर, अब देखिए आप E0 कॉपर माइनस E0 जिंक, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड मैंने बताया क्या होता है, E0 सेल। तो हो जाएगा E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT log Zn+2/Cu+2। आगे चलिए देखिए, तो आप लिख सकते हो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0295 log Zn+2/Cu+2। वैल्यू अगर पुट कर दी जाए जो मैंने आपको पीछे बताया था, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0295 log Zn का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। ये इक्वेशन आपका कहलाता है नस्ट इक्वेशन। तो जब भी आपको नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल लगाना होगा तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहला कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है, ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, रिडक्शन किस पे हो रहा है, E0 सेल लगा लेंगे और फिर उसके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करके हम किसी भी सेल के ई सेल की गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यह हम देख रहे हैं कि ई सेल इंक्रीज, अगर ई सेल बढ़ता है कब बढ़ेगा, विथ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2n and with increase in the concentration of Zn+2n। अगर कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो E+ बढ़ेगा, और अगर Zn+2n का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आगे बात करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस कैसे होता है। देखिए कंडक्टेंस मतलब वो आयन कैसे कंडक्ट कर रहा है। तो कंडक्ट करने के लिए जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, वो मेनली कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डाइल्यूशन होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टेंस कम होगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इसकी विस्कोसिटी, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, विस्कोसिटी कैसी है। थर्ड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया। फोर्थ फैक्टर है साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड इट्स सॉल्वेशन, आयन की साइज़ क्या है, सॉल्वेशन क्या है। और लास्ट है टेम्परेचर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। की कंडक्टेंस है तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट क्या करेगा, कंडक्टेंस पर पड़ेगा। कंडक्टेंस को हम लोग मेज़र करते हैं सीमेंस में, जिसको हम लोग मोह इनवर्स भी कहते हैं। आप जनरली सॉल्ट में अगर देना चाहें तो द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इन द कंडक्टेंस। पढ़े हैं आप, C=1/R। फिर कहते हैं कि किसी भी आयनिक सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी को कैसे मेज़र करेंगे, कैसे मेजर करेंगे कंडक्टिविटी को किसी भी आयनिक सॉल्यूशन में। तो देखिए किसी भी आयनिक सॉल्यूशन को कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए मेजर रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा। आर फेसिंग टू प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस को मेजर करने में मेनली दो प्रॉब्लम आती है। क्या आती है कि पासिंग ऑफ डीसी, अगर हम डायरेक्ट करंट पास करेंगे द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिस्टर्ब एंड सॉल्यूशन इज डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट अप टू अ ब्रिज। किसी भी सॉल्यूशन को ब्रिज से कनेक्ट करना डिफ़िकल्ट होगा और डीसी करंट पास करने पर कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसका रास्ता क्या है, इसका रास्ता क्या है कि हम डीसी की बजाय क्या करें, एसी करंट पास करें। पासिंग एसी अल्टरनेटिंग करंट इन प्लेस ऑफ डीसी यूजली स्पेशली डिज़ाइन डिवाइस
इसको पास करने के लिए हम जो डिज़ाइन करते हैं डिवाइस को, दैट सेल्स आर कॉल्ड इज द कंडक्टिविटी सेल। आप जब आप फिजिक्स में जाएंगे, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वहाँ टॉपिक आएगा व्हीटस्टोन सेतु, जहाँ आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। मान लिया कह रहा है कंडक्टिविटी सेल क्या कहते हैं, तो जहाँ पे ये एसी की बजाय डीसी पास की जाएगी वो सेल कहलाएगी कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल क्या होती है? इट इज़ ए सेल इन विच दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ एल। तो आप जानते हो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section। तो R proportional to L by A, या हो जाएगा R इक्वल टू रो L by A, जहाँ पे रो क्या है? रेजिस्टिविटी, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टिविटी को 1 बाई के, या इसको लिख देंगे R इक्वल टू L बाई के इक्वल टू A। के क्या है? कंडक्टिविटी है। द L बाई ए इज कॉल्ड द सेल कांस्टेंट। इसको जी स्टार या यक्स से भी शो करते हैं। तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू जी स्टार अपॉन के, या जी स्टार इक्वल टू आर के, या आप डी स्टार की जगह पे यक्स भी यूज़ कर लीजिए। तो यक्स क्या है? रेजिस्टेंस। के क्या है? कंडक्टिविटी। तो के इक्वल टू क्या हो गया? जी स्टार अपॉन आर। जी स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट, आर है रेजिस्टेंट, और के है कंडक्टिविटी। तो सेल कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ द एल बाई एन। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस सेपरेटेड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर कॉल्ड इज द सेल कांस्टेंट एक्स आर जी स्टार। आइए बात करते हैं कि किसी भी कंडक्टिविटी में वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, कि वेरिएशन कंडक्टिविटी में वेरिएशन कैसे आता है, और मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, इसके वेरिएशन की हम बात करते हैं। क्लियर? ये क्या होता है वेरिएशन? कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज। कोई भी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इसलिए डिक्रीज करेगी। कारण क्या है इसका? नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम क्या करते हैं? डिक्रीज कर जाते हैं। जब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करेंगे, क्योंकि आयन से क्या करते हैं? करंट को फ्लो करते हैं, तो क्या करता है? द करंट इन ए सॉल्यूशन डिक्रीज। तो नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन में डिक्रीज कर जाते हैं, जिसके कारण कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। फिर इसी कंडक्टिविटी को जब हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कॉन्स करते हैं, तो दैट्स आर कॉल्ड इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड विद वॉल्यूम डाइल्यूशन कॉल्ड इज द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जो होती है इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। देखिए दो चीज़ें हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, बट मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है विथ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज टोटल वॉल्यूम V the solution containing 1 mole of electrolyte also increase. It has found that decrease in the K on dilution of a solution is more than compensated by the increase in its volume। अभी मैंने ऊपर बताया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब हम जीरो डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने वाली कंडक्टिविटी ही कहलाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। Conductivity at zero dilution or infinite dilution, that's are called the limiting molar conductivity। अगर हम ग्राफ खींचें मोलर कंडक्टिविटी और C नॉट के बीच में, तो आप देखते हैं एक कर्व ऑब्टेन होता है। एक कर्व इज ऑब्टेन व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। साफ साफ पता चल रहा है कंडक्टिविटी जैसे बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी जैसे है इंक्रीज करती है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज, पर कॉन्सेंट्रेशन अगर घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज।
क्लियर। अब आता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन कैसे करेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के डिटर्मिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। थैंक यू वेरी